यूपी विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए। और वह सन 26 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 जिन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा विधान परिषद ने अपनी दिनांक 18 फरवरी 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्राप्त हो गई और वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2026 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 फरवरी 2026 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्राप्त हो गई। वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 19 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 20 फरवरी 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 प्राप्त हो गई। वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया। मूल संख्या 11 कुछ नहीं है, 12 कुछ नहीं है। मूल संख्या 13 उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अप्रैल 2026 की बैठक में विधानसभा के दिनांक 30 अप्रैल 2026 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 30 अप्रैल 2026 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नारी सशक्तिकरण के संबंध में नियम 103 के अंतर्गत प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर 5 घंटे की अनवरत चर्चा दिनांक 30 अप्रैल 2026 के उपवेशन का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत है। 30 गुरुवार औपचारिक कार्य यथानिर्देशों अभिसूचनाओं नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुनर्स्थापन यदि कोई हो, महिला सशक्तिकरण पर अनवरत चर्चा। मत संख्या 14 माननीय मंत्री जी के मत संख्या 15 माननीय मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जी कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है। प्रश्न यह है कि जो कार्य मंत्रणा की सिफारिश जो सदन में प्रस्तुत करी है जिसका माननीय संसदीय कार्य मंत्री ये सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें और इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। आगे संख्या अधिक है तब प्रस्ताव स्वीकृत तो होगा। आपकी बात आ गई। क्या कह रहे मोना, आपने क्या कहा? मैंने मोना जी को बुलाया। मोना जी आप लोग पूछ के अपनी जब बैठक हुई थी तो उसमें हमने अनुरोध किया था। क्या किया था? अनुरोध किया था क्या? कि इसकी समय अवधि बढ़ा दी जाए जी। एक विशेष सत्र है, हम सब आभारी हैं। चलिए 5 घंटे का थोड़ा बढ़ा दूंगा। चलिए बैठिए। बढ़ा दे, थोड़ा ना बढ़ा। आपकी बात मान ली ना, फिर बैठिए कम ना। से कम सभी महिला सदस्य जाए। अरे सभी महिला सदस्य नहीं बोल पाएंगी, लेकिन आपने कहा तो जरूर 5 मिनट बढ़ाऊंगा। बैठिए प्लीज। सदस्य है जो महिला सशक्तिकरण पे बोलना। मैं कुछ बढ़ाऊंगा, बोल तो दिया, बढ़ाऊंगा। बैठिए ना। मैंने कहा कि कुछ न कुछ बढ़ाऊंगा जरूर जी। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नियम 103 जी करा रहे हैं। ये अपने नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत जिसमें 104 में है प्रस्ताव की सूचना, 105 है ग्राह्यता का। तो जो विषय यहाँ रखा जा रहा है उसमें लिखा है, इसमें देखिए 2, उसमें तर्क अनुमान या व्यंग्यात्मक लांछन या हानिकारक कथन ना हो। दूसरा सबसे 11वां इसका जो ग्राह्यता का बनाया गया है आधार, वो इस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक हमारे अधिकार का नहीं है, ये पार्लियामेंट के अधिकार का है। इसलिए इस नियमों के अंतर्गत इस पर बहस नहीं कराई जानी चाहिए, चर्चा मतदान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस पर ये लिखा उस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो। आप 11वां पढ़ लें। ये जो आप चर्चा कराने जा रहे हैं ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है। एक सेकंड, मेरे को गुड़िया मुझे बताने दो ना जी। माननीय अध्यक्ष जी,
मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने इम्पोर्टेंट मसले पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष भी रहे मान्यवर, उन्होंने ये कहा कि महिला सशक्तिकरण, मेरा प्रस्ताव यह है मान्यवर कि हम महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं और आपने पता नहीं कहां से इस विषय को ले आए मान्यवर। केंद्र सरकार का विषय हम आरक्षण की मैंने अभी बात भी नहीं करी, न तो हमारे प्रस्ताव में भी नहीं है मान्यवर कहीं। हमने केवल वीमेन महिला मान्यवर, आप देख ले मान्यवर, ठीक है, मुझे आप देख ले, मेरा सबमिशन ये है मान्यवर, महिला सशक्तिकरण ये पूरे देश के लिए और आधी आबादी के लिए है और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, केवल उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। इसमें आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं है मान्यवर। अभी हमने उसका रेफरेंस देना एक बात है, लेकिन आरक्षण के ऊपर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, हम तो वीमेन एम्पावरमेंट एज ए होल करने जा रहे हैं मान्यवर। इसलिए मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से नियम 103 के अंतर्गत आता है मान्यवर और आपको ये अधिकार है मान्यवर उसके ऊपर चर्चा कराने की अनुमति दे मान्यवर। मैं व्यवस्था एक मिनट मेरा सुन लेता हूं। व्यवस्था दे माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग नारी सशक्तिकरण के विरोध में नहीं है, हम न नारी आरक्षण के विरोध में, हम नारी आरक्षण के समर्थन में है मानव। लेकिन इसमें जो आपने लिखा है, ये लिखा है ये अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। एक तरह से तो निंदात्मक हो गया ना, कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है, कहाँ बाधा उत्पन्न की जा रही है बताइए तो। इन बाधाओं को चिन्हित कर उनका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु नारी सशक्तिकरण विषय पर 5 घंटे महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने, कहाँ अपेक्षित है, पार्लियामेंट से होगा, तो आपका विषय कहाँ है, मैं इसमें व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, इस बहस का मैं समझता हूं कि कोई मतलब नहीं है। अपनी व्यवस्था दे, सदन का सिर्फ समय खराब करना है माननीय। समय खराब नहीं, मेरा सबमिशन यह है माननीय कि मेरा तो आज प्रस्ताव रखा है, जो ये विषय है उसका निस्तारण करना जरूरी है। ये माननीय उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है एवं उस पर चर्चा की जा सकती है। इस नियम के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। संविधान की योजना के अनुसार जनहित से जुड़े हुए किसी भी विषय पर सदन में चर्चा किया जाना संभव है। संसदीय लोकतंत्र में संविधान निर्माताओं के द्वारा सदन में विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट नियम नहीं बनाए हैं, जिससे कि सदन की सहमति से और अध्यक्ष के अनुमोदन से सदन जनता अथवा समाज से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा कर सकता है। विधानसभा अपनी प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु सक्षम एवं सर्वोपरि है। इस संबंध में यह संस्थापित परंपरा है कि सदन में विशिष्ट विषयों पर चर्चा की जाने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। नियम 103 के अंतर्गत प्रस्ताव की ग्रह्यता विषय में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। उल्लेखनीय है कि नियम 300 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेदों के विषय में भी सदन में चर्चा किया जाना प्रस्तावित है। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि यदि संविधान संबद्ध किसी विषय पर चर्चा की जा रही है तो उसे सदन की परिधि से बाहर रखा गया हो। नियम 311 के अंतर्गत भी अध्यक्ष नियमों को निलंबित करके ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे जिससे कि तत्कालीन एवं युक्त विषयों के ऊपर चर्चा की जा सके। नियम 312 के अंतर्गत यदि नियमों के संबंध में निर्वाचन में कोई संदेह हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। नियम 313 के अंतर्गत ऐसी समस्त प्रक्रिया को जिसका नियमावली में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई ऐसे ढंग से विनियमित किया जा सकेगा जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश करेंगे। नियम 314 के अंतर्गत किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के विषय में कोई आपत्ति किया जाना संभव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 208 में यह प्राविधानित है कि विधानमंडल सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाने हेतु सक्षम है।
संविधान के इस प्राविधान के अंतर्गत सदन की प्रक्रिया हेतु जो नियम बनाए गए हैं उसे शिथिलीकरण की शक्ति भी उसी में प्रदत्त है। अतः तकनीकी आधार पर जनहित में किसी भी विषय पर चर्चा सदन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। दिनांक 20 दिसंबर 2006 माननीय नेता प्रतिपक्ष, दिनांक 20 दिसंबर 2006 को इस आशय का एक संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया था कि समाज के कतिपय वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा सके। और जो वो संकल्प था 2006 का, जो आप माननीय अध्यक्ष पीठ की कुर्सी पर बैठे थे, उस तरफ उसमें था। मैं सभी से कहूँगा कि उसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये विषय केंद्र सरकार का था और आपने इसको यहाँ विषय लिया था। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समाजवादी सरकार सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950 की क्लॉज 3 के तत्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए, जिसके कारण देश के ईसाइयों और मुसलमानों के दलित तबकों को अनुसूचित जाति के श्रेणी के बाहर रखा गया। आप उसको भी उसमें शामिल करना चाहते थे, यहाँ पर बेराग। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, संकल्प पढ़ रहा हूँ, मैं पूरी चीज पढ़ रहा हूँ, जो संकल्प आया था वो पढ़ रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड पढ़ रहा हूँ और अध्यक्ष पीठ से पढ़ रहा हूँ। तो उसमें यह था कि मुसलमान, ईसाइयों और मुसलमानों के दलित तबकों का भी अनुसूचित जाति में आपने उसमें लिखा था। हमारी सरकार मांग करती है कि जिन वर्गों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, वो चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, समान रूप से आरक्षण की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये संविधान के भी अगेंस्ट में था, और लोकसभा के अगेंस्ट में तो था नहीं, संविधान के अगेंस्ट में था। अतः जिन तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया वो किसी भी धर्म के हों, उन्हीं के हम पेशा वर्गों को, मुसलमान हो या ईसाई हो, उन्हें भी अन्य अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर सिपाही, ईसाई और मुसलमान दलितों को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुमन्य कराए जाने के आरक्षण की सुविधाओं को अलग रखना न सिर्फ भारत के संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि के विपरीत है, बल्कि इंसाफ के भी आधारित नहीं है। ये आपने यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया था, जो केंद्र सरकार से था और संविधान के भी विपरीत था। दूसरा, आपने 20 दिसंबर, दूसरा मैं अभी बोल रहा हूं, 21 मार्च 2013, उस दिन भी आप ही यही थे। अरे मैं वही पढ़ रहा हूं ना, जब हुआ था वही तो पढ़ा, उसको सुनो तो सही, समझो तो सही। दिनांक 2013 को पिछड़ी जातियों के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत कराने की अभिसूचित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए, ये भी आपने पास किया था। अतः मैं ये व्यवस्था दे रहा हूं, भारत का लोकतंत्र प्रगतिशील लोकतंत्र है। भारत के संसदीय लोकतंत्र की प्रगति तभी संभव है जब सदन जनहित के मुद्दों अथवा अर्थपूर्ण ढंग से चर्चा कर सके एवं संवाद कर सके। प्रक्रिया साधन हो सकती है, साध्य नहीं। प्रक्रिया इस हेतु निर्धारित की जा सकती है कि कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं से सामाजिक मुद्दों को नकारा नहीं जा सकता। संसदीय विधि निरंतर संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्तन होती रही है, अन्यथा यह अर्थहीन हो जाएगी। भारत के बढ़ते हुए संसदीय लोकतंत्र को सदन में सुदृढ़ करना है। अध्यक्ष के रूप में मेरा यह दायित्व है कि हम संसदीय लोकतंत्र की प्रगति को आगे बढ़ाएं, जनहित के उद्देश्य को कार्य करें। आज का विषय ज्वलंत विषय है, इस विषय पर कोई तकनीकी रूप से समझौता नहीं किया जा सकता। ये सदन महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके उन्नयन के विषय में यदि चर्चा नहीं कर सकता तो अपने उद्देश्य सफल नहीं होगा। अतः यह चर्चा जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका और इस माननीय सदन का भी, जो एक विशेष सत्र आज आहूत किया गया है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अभी चर्चा की शुरुआत ही नहीं हुई कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता और उनके सदस्य उतावले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, उन कारकों को चिन्हित किया जाए जो महिला स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण में बाधक हैं।
इस दृष्टि से देश के सबसे बड़े विधानमंडल की अपनी एक भूमिका है और उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम सब उसका आत्ममंथन कर सकें। आज एक दिवसीय सदन के माध्यम से जो एक शुरुआत प्रारंभ हो रही है, मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी माननीय सदस्यों का इस एक दिवसीय विशेष सत्र में जो आधी आबादी के लिए समर्पित है, मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। महोदय, मुख्य रूप से जो आपका विषय है वह हमें समग्रता के साथ अगर हम देखेंगे तो यह वहां से प्रारंभ होता है जब 2023 में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए 2014 से लेकर के 2023 के बीच नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में आधी आबादी के लिए जो कार्य हुए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ कि अब वह केवल लाभार्थी परक योजनाओं से ही न जुड़े बल्कि भारत की नीति निर्धारण में भी और कानून बनाने में भी उसकी प्रभावी भूमिका हो। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, आज भी भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं हैं भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 33% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो वह संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खोल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और
हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं। आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वो चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी। वो लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई, और देश के अंदर 30 करोड़ नारी के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था, तब भी आप लोगों ने उसका मजाक बनाया था कि साहब देखिए ये अपमान हो रहा है महिलाओं का। कहां है 15 लाख रुपए? यही तो कहा था आप लोगों ने, ये मुद्दे उछाले थे। लेकिन कोविड कालखंड में आप याद करिए, शासन की योजना लाभार्थी परक अभियान के तहत सीधे हर नारी के बैंक अकाउंट में शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा, जब 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामान्य गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, इन सबके सामूहिक रूप से स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ हर घर शौचालय का भी एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बनने थे 2 करोड़ 61 लाख शौचालय। पहले 2.5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 40 से 41 लाख शौचालय ही बन पाए थे, पहले 2.5 वर्ष में। और 2017 में जब डबल इंजन की एनडीए की सरकार यूपी में आई, हम लोगों ने अगले 1.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में। 2 करोड़ से अधिक शौचालय। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे,